अस्सलामुअलैकुम। आगही में खुशामदीद। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स की, जिसमें एडीएचडी और ऑटिज्म शामिल है। एडीएचडी और ऑटिज्म से हजारों की तादाद में बच्चे अफेक्ट होते हैं दुनिया भर में, और इसके वजह से पेरेंट्स को काफी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। इन चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स को समझने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है एक ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजिस्ट को, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को, जिनका नाम है उम्मे लैला अब्बास, जो हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम उम्मे लैला, और खुशामदीद प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम वारिसा। आई होप कि आप खैरियत से होंगी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। रियली प्लीज टू हैव यू इंशाल्लाह। जैसे कि आपको पता है कि रोजे चल रहे हैं और रमजान मुबारक का महीना है, और बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे किसी न किसी चाइल्डहुड डिसऑर्डर का शिकार हैं या किसी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार हैं। उनके लिए ये महीना काफी चैलेंजिंग हो जाता है। वैसे तो थ्रू आउट द ईयर इट्स क्वाइट चैलेंजिंग फॉर देम एज पेरेंट्स, लेकिन जैसे आपने जिक्र किया था कि अगर घर में और भी बच्चे मौजूद हैं तो उनके लिए इंटीग्रेट करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आप पेरेंट्स को कुछ एडवाइस देना चाहें, कोई टिप्स? I would, first and foremost say that you need to be consistent. I know it's very hard. It's a very hard and a non-paying job, but you've got to be consistent, and you have to remain steadfast. What you need to do is you need to pinpoint all those behaviors that your child does. Make a rough chart out of it, and observe that what leads to that situation. क्या ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से बच्चे का बिहेवियर और ज्यादा वर्स्ट हो जाता है, या क्या ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से उसका बिहेवियर थोड़ा settled हो जाता है। तो जब पेरेंट्स को ये पता देते हुए, जैसे फॉर एग्जाम्पल दे कैन मेक अ रिवॉर्ड चार्ट फॉर देयर चाइल्ड, कि छोटी सी छोटी उनकी जो भी अकम्पलिशमेंट उन्होंने की, कोई अच्छा बिहेवियर उन्होंने परफॉर्म किया, या कोई कमांड उन्होंने follow की, so immediately उस बच्चे को उसकी appreciation दें, या form of a high five. It can be in a form of his favorite dish that the mother cooks, या फिर 10 minutes of quality time with the mother. The reward can be anything. Usually ये समझा जाता है कि reward means it has to be a gift wrapped in with a bow and a ribbon, या कोई edible cheese, कोई cracker या कोई snack. No, reward can be as small as a hug or a high five, and reward can be as big as a little piece of chocolate. So you need to figure out that what impresses your child the most. जब आपको उसका strongest reinforcer पता होगा तो आपको उसका behavior manage करना easy हो जाएगा, चाहे वो कोई सा भी बच्चा हो, चाहे वो न्यूरोटिपिकल बच्चा हो या न्यूरो एटिपिकल बच्चा हो. We need to figure out what melts our child the most. ठीक है. Secondly ये कि look for the cues. Like for example, if the child is excited, he is doing hand stimming, तो फिर आप उस वक्त उसको नहीं रोक सकते हैं उसको, क्योंकि वो excited है, उसको अपने emotions channelize करने नहीं आ रहे. So what you can do is you can say, come clap with mama, come hug mama, या come let's jump together. So you can enjoy and you can take part in his celebration. So वो ताकि वो stereotypical behaviors से निकल के normal behaviors की तरफ आए आहिस्ता आहिस्ता करके. And secondly, you need to attach yourself to a strict schedule. I know Ramzan mein it's a bit difficult, but at least give your child at least 30 minutes of the entire 24-hour span, and within 30 minutes में आप अपने बच्चे के पास हो, and forget the rest of the world. I know अफ्तार है, सहरी है, forget everything just for 30 minutes. And if you cannot manage those 30 minutes, start with 15 minutes. 15 minutes of your undivided attention to your child. उसके साथ बैठ के कोई भी activity, कोई भी task, कोई भी chore, household chore हो सकता है, as simple as just hugging him or comforting him, या उसको प्यार करना, उससे प्यार की बातें जैसे करना कि आप बहुत अच्छे हो, you are mama's good boy. ये encouraging बातें हमें ऐसा लग रहा होता है कि बच्चा नहीं समझ रहा है, बट बच्चा जो है वो किसी और की बात समझे ना समझे, ममा की बात जरूर समझता है. And mama, every mother knows how to communicate with every child of hers. Doesn't matter कि she has one single child or 4 or 5 जितने भी, but she knows every single child way better than us therapists. So हम ये कहते हैं कि मदर एंड चाइल्ड की बॉन्डिंग जितनी स्ट्रांग होगी तो उतना ही फिर रिवॉर्डिंग होगा. जैसे बच्चे के बाद आप एक टाइम पे सुने तो एक टाइम पे फिर इंशाल्लाह ऐसा होगा कि बच्चा भी आपकी बात सुनेगा.
अच्छा उमेला, यहाँ पे मेडिकेशंस की जरूरत होती है या डू यू थिंक ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ थेरेपीज शुड बी इनफ? इसके लिए ट्रीटमेंट इंटरवेंशंस अच्छा, भी? exactly. So the treatment interventions are a bit debatable because अच्छा. certain psychologists and psychiatrists believe that certain medications are to be given for the mood stabilization. क्योंकि बच्चों के मूड स्विंग्स इतने सिवियर जा रहे होते हैं, स्लीप पैटर्न्स बहुत ज्यादा ऑन एंड ऑफ चल रहे होते हैं, तो वेरी फ्यू केसेस ऐसे होते हैं जिनको मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करनी पड़ती हैं जस्ट टू काम देम डाउन, जस्ट टू मेक देम फील रिलैक्स. अदर देन दैट इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि हम जितना नेचुरली एंड जितना प्योर सोर्स एंड जितना रॉ फॉर्म ऑफ जो भी चीजें हम यूज करें मेडिकेशन के बजाय, इफ यू आर ब्रिंगिंग अ चेंज टू द डाइट, दैट प्लेज अ वेरी मेजर रोल. कि आप वही मेडिकेशंस में जो चीजें हैं, मेडिकेशंस में देखें क्या होता है, मेडिकेशंस यूजुअली मूड रेगुलेटिंग होती हैं. दूसरा ये सही. कि उनकी एनर्जी को काम डाउन करने के लिए होती हैं. थर्ड ये क्योंकि हमें ऑटिज्म के साथ लर्निंग डिसेबिलिटीज या आईडीडी, इंटेलेक्चुअल डेफिसिट मिल रहा होता है पैरेलल इन मोस्ट ऑफ द केसेस. तो उनके ब्रेन बूस्टिंग एलिमेंट्स होते हैं उन मेडिसिन में. तो आप जो मेडिकेशन के थ्रू हम देना देना चाह रहे होते हैं. सो व्हाट वी प्रेफर इज कि आप उसकी बजाय यू कैन यूज द नट्स, you can use iron with यानी the कि pomegranate या डाइट उसको. प्लेज अ मेजर रोल, डाइट प्लान आपका गज़ा के जरिए एग्जैक्टली आप प्लेज अ काफी वेरी, चीजें. बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो आप अपनी डाइट से कवर कर सकते हैं इन सही. बच्चों के लिए. तो जैसे आपने अभी एग्जांपल दी नट्स की, ड्राई फ्रूट्स वगैरह की, तो इसके अलावा भी कोई चीजें ऐसी हैं जो माएँ जो हैं, मदर्स जो हैं, वो इनके रूटीन में शामिल कर लें ताकि ये ऑन अ डेली बेसिस कंज्यूम कर सकें? हम्म, और इसी के देखिए साथ कुछ जैसे ऐसी चीजें जो आप बता सकती हैं जो अवॉइड करनी चाहिए, जिससे ये चीजें और ट्रिगर ना हो? यस एग्जैक्टली. अच्छा, मोस्टली इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस कि बच्चे जो होते हैं सारे छोटे होते हैं एंड दे आर स्वीट लवर्स, दे लव टू ईट एनी फॉर्म ऑफ स्वीट, वेदर दे आर चॉकलेट्स, वेदर दे आर कस्टर्ड्स, वेदर दे आर आइसक्रीम्स. तो बच्चों का यूजुअली स्वीट इनटेक जब ज्यादा हो रहा होता है तो वो उनकी एनर्जी को इंक्रीज कर रहा होता है. आपने सुना होगा, बीइंग इन्वॉल्व इन अ साइकाइट्रिक फील्ड, जब कोई बहुत लो फील कर रहा होता है तो हम उसको प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप कुछ मीठा खाइए, यू विल फील बेटर. आपका जो डिप्रेसिव मूड है वो थोड़ा सा एलिवेट होता है जब आपको मीठी चीज खाते हैं. तो ये बच्चे ऑलरेडी इतने एलिवेटेड होते हैं कि अगर आप इनको मजीद मीठा देंगे, सो इट इज हाइपर डेडली फॉर एक्टिविटी. देम. एक्सट्रीम हाइपर एक्टिव हो जाएंगे ये. सो कट डाउन दो स्वीट्स. आप जितना कम कर सकते हैं उतना करके देखें कम. एंड अपार्ट फ्रॉम गिविंग आर्टिफिशियल स्वीट्स, आइसक्रीम्स दे रहे हैं आप, या इसके साथ हनी दे सकते हैं. हनी इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव. हनी कैन बी गिवन as much as the parents like. अगर आप फॉर एग्जाम्पल उस बच्चे को आइसक्रीम बहुत पसंद है, सो यू कैन यूज द जूसेस जो आपके नेचुरल होम में जूसेस होते हैं. जैसे ऑरेंजेस का सीजन है, आपने ऑरेंज का फ्रेश जूस निकाला एंड आपने उसको ओवरनाइट फ्रीजर में रख दिया, वो एक आइस लॉली बन गई आपकी. सो इट्स वेरी रॉ, इट्स वेरी प्योर, उसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स, कोई एडिटिव्स नहीं है. इट्स राइट फ्रॉम द होम, और वो बच्चे के लिए एक आइस लॉली बन गई. तो वो बच्चे का भी उसमें जो है वो फायदा हो जाता है और पेरेंट का भी, और इतना बर्डन भी नहीं पड़ता. सो कट डाउन दो स्वीट्स, कट डाउन द एक्स्ट्रा कार्ब्स. जितने प्रोसेस्ड फूड्स हैं आप जितना कम कर सकते हैं. अगर तो आपकी मजबूरी है, इफ यू आर वर्किंग वुमेन और आपके लिए इतना पॉसिबल नहीं है इतना ज्यादा करना, सो एटलीस्ट आप ये देखें कि जहां जहां एक्स्ट्रा ये चीजें जा रही हैं आप उनको कट डाउन करें. एंड व्हाट यू कैन ऐड इज यू कैन ऐड एज मच वेजिटेबल्स एंड एज मच फ्रूट्स एज यू कैन इन द चाइल्ड्स डाइट. रॉ फॉर्म में हो, कुक्ड फॉर्म में हो, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर द बेस्ट ऑप्शन. आप उसको एज अ स्नैक भी यूज कर सकते हैं. अच्छा, मोस्टली बच्चों में देखा ये गया है कि स्टार्च कंटेंट उनका कॉन्स्टिपेशन बढ़ा रहा होता है. सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरी चाइल्ड. तो आप ये देखें कि आपने जिन दिनों अपने बेटे को या अपने बेटी को राइस वाली डाइट दी है या बहुत स्टार्ची चीजें खिलाई हैं, पास्ता हो गया, इस तरह की चीजें हो गई, उसके बाद उसका बिहेवियर खराब हो रहा है, तो इट मे बी पॉसिबल कि विच इज ड्यू टू द स्टार्च. तो ट्राई टू कट डाउन दैट स्टार्च, या आप ग्लूटेन फ्री की तरफ भी जा सकते हैं. यानी पाकिस्तान में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि यहाँ पे इतनी इजीली जो है वो डाइटरी फूड या वो. जी, कार्बोहाइड्रेट्स यानी अवॉइड करना बेहतर है आपके ख्याल में?
Yes, it's way better if you avoid the carbs, if you avoid the sugar intake. आप naturally raw चीजें जितनी ज्यादा खाएंगे, that is very good for you. And homemade चीजें हो, so then again it's very good. सही। इसके अलावा कोई और प्रिकॉशंस या कोई और चीजें जो हम डेली लाइफ में इंक्लूड कर सकें, जिससे एज अ फैमिली उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो बूस्ट हो सके, क्योंकि इट कैन बी क्वाइट स्ट्रेसफुल फॉर पेरेंट्स, फॉर अदर सिबलिंग्स। अगर घर में कोई ऐसा बच्चा हो तो औरों के लिए काफी स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। एग्जैक्टली अच्छा, उसके लिए एक इजी वो ये है कि आप जो है ना अपने घर में, अगर इफ इट्स पॉसिबल, या अगर आपका घर छोटा भी है, यू नीड टू क्रिएट अ सेफ जोन। यानी एक ऐसा रूम हो या एक ऐसा कॉर्नर हो कि जब बच्चा बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो रहा हो, सो यू कैन गो टू दैट प्लेस एंड यू कैन सिट विद योर चाइल्ड ओवर देयर। डिम लाइट्स हो उसकी, थोड़ा कूल एनवायरनमेंट हो उसका, बहुत ज्यादा ब्राइट कलर्स ना हो वहाँ पे, डिस्ट्रैक्शंस ना हो, कोई ऐसी चीज जिससे वो चोट लगा ले। कि जब उसके सेंसरी मेल्टडाउन्स या कोई ऐसी फेज आ रही हो कि इट डज हैपन डेफिनेटली व्हेन द पेरेंट्स हैव हैड इनफ, कि अब क्या यस, करें, दिस इज अ कंटिन्यूअस थिंग, ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है, इट हैज टू एग्जैक्टली। कंटिन्यू ऑन फॉर गॉड नोज हाउ मच टाइम। तो फिर आप एक सेफ जोन जरूर बनाएं, एक क्वाइट प्लेस जरूर बनाएं, जहां जाके आप भी सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा मेडिटेट कर सकें, एंड आपका बच्चा जो है वो इस स्पेस को एंजॉय कर सके। एंड गिव द फ्री टाइम टू द चाइल्ड कि बेटा यहाँ आपने जो भी करना है यू कैन डू, यू कैन एंजॉय योर सेल्फ, ताकि फैमिली टाइम भी थोड़ा सा बचे। कि फैमिली आपस में अगर इंटरेक्ट कर रही है, द चाइल्ड इज डिस्टर्बिंग एवरीवन, एंड ऑब्वियसली द पेशेंट डाइज डाउन सम और द अदर टाइम, तो आप बच्चे को उस तरफ जो है वो भेज सकते हैं। सेकेंडली ये कि आप जो है वो कोई सिंपल एक्टिविटी या कोई एक टास्क या एक फैमिली डिस्कशन जरूर रख सकते हैं। कि आप जैसे वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक के कम विल ऑल सिट टुगेदर, वील जस्ट प्ले एनीथिंग, पासिंग द पार्सल खेल लिया आपने, या कोई भी ऐसी चीज खेल ली, कोई ऐसे बोर्ड गेम खेल लिया। तो जाहिर है उस बच्चे को इतना समझ में नहीं आ रहा होगा, बट ही विल नो कि अच्छा ये फैमिली टाइम है, फैमिली टाइम, एंड यू नीड टू label each and everything. Like for example, Ali, this is family time. In family time, we sit together. You या will tell the child rather than letting him observe you. You will tell the child first that we are going to do this. उसके बाद बेटा हम ये करेंगे, एंड उसके बाद मम्मा ने नगेट्स बनाए हैं तो अली फिर नगेट्स खाएगा आफ्टर दिस फैमिली टाइम। यू आर एडिंग द रीइंफोर्सर बिफोर हैंड, कि आपने गुड बिहेवियर रखना है तो आपको रीइंफोर्सर बाद में मिलेगा, उसके सही। बाद मिल जाएगा। सो आप एक स्ट्रक्चर खुद ही से दे रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर आप जब बनाना स्टार्ट करेंगे, तो यू see that the things will start falling into place, inshallah. And I think it will be less anxious for the child as well, क्योंकि एक चीज जैसे आपने कहा ना Exactly. स्ट्रक्चर में होगी, रूटीन में होगी, तो बच्चा को एक्सपेक्ट कर सकता है कि अब क्या होने वाला है, या फैमिली साथ बैठेगी, we're gonna have a good time together, या इसके Hmm. बाद एक मील होगा। क्योंकि जिस चीज में उसको अनसर्टेनिटी होगी या नहीं मालूम होगा कि इस Mm-hmm. एक्टिविटी में क्या होने वाला है, उससे शायद बच्चा और भी ज्यादा एंग्शियस फील करे। Definitely. अच्छा, सोशल सिचुएशंस में Anxious पेरेंट्स हो क्या कर जाता है. सकते Yes, हैं? exactly. That's the point. सोशल सिचुएशंस में जैसे बच्चों के साथ See, बाहर जाना पब्लिक social स्पेस में। situations, yeah. They can be a nightmare for some parents. I can या totally relate to that. But उसका ये होता है कि क्योंकि वही वाली बात है अनसर्टेनिटी की, कि बच्चे को पता नहीं होता कि मेरे साथ क्या होने वाला है। वो अगर मॉल जाता है, किसी ऐसी जगह जाता है, वहाँ ऑलरेडी इतना क्राउड है, एंड पीपल आर टॉकिंग, तो वो वॉइसेस वो उसको बहुत ज्यादा ओवरवेलम कर रही होती है। सो यू नीड टू स्टार्ट विद द स्मॉल स्टेप्स. You can arrange a party at your place, where if you are a family of 4, so आप उस टाइम उस पार्टी में family of 8 बन जाएं, ताकि बच्चा सही। स्लोली एंड ग्रेजुअली एक्सेप्ट करना स्टार्ट करे कि मेरी सेफ स्पेस में, सेफ स्पेस मींस मामा बाबा भाई बहन के अलावा भी सम अदर पीपल कैन एंटर दैट स्पेस। अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो ये प्रॉब्लम फिर बच्चे की थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि ही इज यूज्ड टू ऑफ सीइंग पीपल इन द सेम हाउस, ही इज यूज्ड टू ऑफ गेटिंग ऑल दोस दावत्स। अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम होती है, या अगर इफ द चाइल्ड डज नॉट हैव एनी सिबलिंग्स, तो आप स्मॉल स्पेसेस से स्टार्ट करें। आप उसको बजाय मॉल ले जाने के, go take him to any departmental store, क्योंकि सही। उसमें थोड़े कम लोग होंगे, take him to a small shop। वहां जाके तब जब उसको स्मॉल स्केल पे एक्सपोजर होना स्टार्ट होगा, so sooner or later he will adapt himself कि अच्छा जी मुझे घर से बाहर जाना होता है, आई हैव टू बी एट माई बेस्ट बिहेवियर। एंड इफ द चाइल्ड इज अंडरस्टैंडिंग, उसकी इस लेवल पे है, यू कैन मेक अ स्मॉल लिस्ट विद हिम और हर एज वेल सही। कि अली हम store
हमें वहां से एग्स लेनी है, ब्रेड लेनी है, एंड इफ अली विल बी ऑन हिज बेस्ट बिहेवियर तो हम अली के फेवरेट कुकीज भी ले लेंगे वहां से. सो यू नो द चाइल्ड नोज, एंड देन हम घर आएंगे या बाबा हमें पिक करेंगे एंड देन विल बी बैक होम. सो ये Yeah. 4 to 5 स्टेप्स की आपने उसको स्टोरी बता दी बच्चे को, तो बच्चे को हम्म. पता है कि अब नेक्स्ट क्या होगा. और अली वहां पे बहुत सारे लोग भी होंगे, सो अली ने ममा का हैंड नहीं छोड़ना है, क्योंकि स्ट्रेंजर्स हैं, स्ट्रेंजर्स के पास अली को नहीं जाना. सो यू नो यू विल स्पून फीड द चाइल्ड एवरीथिंग दैट इज सपोज टू बी हैपनिंग इन द नेक्स्ट 2 to 3 hours या उसकी विजिट पे. तो स्मॉल विजिट्स, स्मॉल स्केल लोगों से स्टार्ट करें, देन ही विल बी रेडी फॉर द बिग स्केल. डायरेक्टली अगर आप यू नो इन अ क्राउड ऑफ 250 पीपल उसको लेके जाएंगे तो फिर उसके लिए बहुत मुश्किल होगा अपने आप को रेगुलेट करना. And not just public places, even family related events वगैरह में, Exactly. functions में भी. Start with a small number of guests and invite them at your place rather than going to theirs. उससे क्या होगा कि बच्चा पहले घर में इन्वायरमेंट में किसी और की इंट्रूडेंस एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेगा कि अच्छा इस सेफ स्पेस में कोई और भी बाहर वाला आ सकता है, मुझे शेक हैंड करना है जाके या मुझे हाय कहना है. इट मे बी अ स्मॉल ऐसी कुछ इरेगुलर सी वेव, बट से हाय या इस तरह की कोई चीज करनी है. एंड देन फिर आप स्टार्ट करें कि उन्हीं फैमिली मेंबर्स के घर फिर आप उसको लेके जाएं जिनको वो पहले देख चुका हो अपने घर आते हुए, अपने मम्मा बाबा से इंटरेक्ट करते हुए. सो ही विल नॉट यू नो फील दैट मच स्केयर्ड या दैट मच एंग्शियस या अफ्रेड कि मैं किसी न्यू जगह आ गया, कोई न्यू एनवायरनमेंट है. एंड उतना फिर ओवरवेल्म बच्चे के लिए नहीं होता है. That's a very good advice that you have given. Thank you for that. थैंक यू. अच्छा, इसके अलावा उम्मे लैला, जैसे हमने पहले बात की थी डायग्नोसिस की, कि बचपन में ही इसकी डायग्नोसिस हो जाती है, और आपने ये भी कहा कि जरूरी नहीं कि इनके लिए स्पेशल नीड्स के स्कूल ही का इंतजाम किया जाए, बल्कि नॉर्मल स्कूल में भी विद द सपोर्ट ऑफ फैमिली एंड द सपोर्ट ऑफ द टीचिंग स्टाफ बच्चा जो है वो लाइफ में एक्सेल भी कर सकता है और प्रोग्रेस भी कर सकता है. एक मिसकंसेप्शन है, एक स्टिग्मा है कि जो बच्चे स्पेशल नीड्स का शिकार होते हैं या जिन बच्चों को कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, वो जिंदगी में कुछ अचीव नहीं कर सकते या वो पढ़ाई नहीं कर सकते, दे कांट गेट अ गुड करियर और रिलेशनशिप्स. इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, it is indeed a big stigma, लेकिन ये सिर्फ स्टिग्मा ही है, it's not a reality. I would share कि I recently was reading a blog in which there was a child, he was autistic throughout his life, and recently he has completed his MBBS and he's working in States. एंड there's one of the TV shows जिसमें भी एक डॉक्टर है, उसको ऑटिज्म होता है, बट ही इज still practicing. So ऐसा नहीं है कि if your child is with some or the neurotypical condition तो आपकी जो है वो लाइफ स्टॉप हो गई है, या अब ये तो डेड एंड आ गया, अब इस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता, या ये कुछ नहीं कर सकता, या अगर ये हमारे बनाए हुए नॉर्मल तरीके से नहीं रह रहा है तो इट मीन्स कि ये नॉर्मल नहीं है, या ये आगे कुछ कर नहीं सकता. उसका अपना तरीका है हर काम करने का. एंड यू नो व्हाट, इन बच्चों के थोड़े से डिलेड रिस्पॉन्सेज होते हैं. ये करेगा वो सारी चीजें, मे बी मुझसे और आपसे थोड़ा सा लेट करेगा, बट ही विल डेफिनेटली डू, क्योंकि इसको इमोशन समझ में आते हैं, इसको मम्मा की डांट समझ में आ रही है, मम्मा का प्यार समझ में आ रहा है, लोगों की अप्रिसिएशन समझ में आ रही है, लोगों की तनकीद भी उसी तरह समझ में आ रही होती है. इट्स जस्ट दैट कि वो आपको रिप्लाई में नहीं कह रहा है कि मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, या आई रियली लव दैट यू आर सेइंग दिस अबाउट मी. सो ये बच्चे एजुकेबल भी होते हैं, ये बच्चे ट्रेनेबल भी होते हैं. अब हमारा सोसाइटी का कुछ नॉर्म ऐसा है कि वी वांट आवर चाइल्ड कि इसका बेस्ट स्कूल में एडमिशन हो जाए जब ये 3.5 का हो या 3 का हो, फिर ये बेस्ट उससे मैट्रिकुलेशन एग्जाम अपने क्लियर कर ले, फिर ये इंटरमीडिएट कर ले. अब लड़का है तो या तो इंजीनियरिंग में चला जाए, और अगर इट्स अ गर्ल तो वो MBBS में चली जाए, एंड देन उसकी शादी हो जाए, एंड देन मम्मा एंड मामा बाबा का जो है वो काम खत्म हो गया वहां तक पहुंचाने के लिए. बट नाउ डेज द वर्ल्ड इज प्रोग्रेसिंग सो मच, और जो लाइफ है वो इन सारे माइलस्टोन से बहुत आगे निकल चुकी है. इट इज नॉट एट ऑल नॉर्मल कि आपका बच्चा अगर मैट्रिक नहीं करेगा तो वो एक अच्छा बच्चा या एक नॉर्मल बच्चा नहीं है. वो आर्ट्स में भी जा सकता है, वो क्राफ्ट्स में भी जा सकता है, उसकी वोकेशनल ट्रेनिंग किसी और चीज में हो सकती है, वो टाइपिंग कर सकता है, वो पेंटिंग कर सकता है. ही कुड बी एनीवन बट नॉट द इंजीनियर और नॉट द डॉक्टर. ये इंजीनियर एंड डॉक्टरिंग जो है वो इट्स नॉट द माइलस्टोन दैट नीड्स टू बी कवर्ड. एंड ये बच्चे बहुत अच्छे होते हैं इन आर्ट्स एंड इन म्यूजिक, दे लव म्यूजिक. So when it comes to music, when it comes to arts and craft,
इन सब चीजों में ये बच्चे जो है वो हमसे भी ज्यादा जो है वो अच्छे होते हैं, क्योंकि दे आर मोर एक्सप्रेसिव थ्रू दोज मीडियम्स रादर देन अस, क्योंकि हम वर्बली एक्सप्रेसिव हैं, ये अपने स्किल्स के थ्रू एक्सप्रेसिव होते हैं. सो आई डोंट थिंक कि इसमें ऐसा कोई इशू है कि ये बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते. हाँ, वक्ती तौर पे जरूर ऐसा लगेगा कि यू नो ऑल द डोर्स आर क्लोजिंग, इस बच्चे का कुछ नहीं हो पा रहा, सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि सोसाइटी के अपने कुछ नॉर्म्स हैं. तो यू नो लाइक आई सेड बिफोर कि द पेरेंट्स नीड टू बी कंसिस्टेंट. इफ यू विल बी कंसिस्टेंट, जब आप एक चीज में क्लियर होगे कि नहीं माय चाइल्ड कैन डू एवरीथिंग, तभी आप सामने वाले को भी इस बात पे अग्री करवा सकते हैं, परसुएट कर सकते हैं कि नो, यू कैन कीप योर ओपिनियंस टू योरसेल्फ. माय चाइल्ड इज द ब्राइटेस्ट एंड ही विल शाइन, नॉट टुडे, मे बी टुमारो, और मे बी अ वीक लेटर, maybe some years later, but he will definitely shine in some or the other way. यानी कि अगर घर का एनवायरनमेंट जो है, घर का माहौल सपोर्टिव होगा, पेरेंट्स इनकरेज करेंगे, बच्चे को फुली सपोर्ट करेंगे, तो बच्चा पॉजिटिव वे में ग्रो भी करेगा और आगे जाके माशरे का एक बहुत ही यूज़फुल मेंबर भी बन सकता है. और जैसे आपने बहुत ज़बरदस्त एग्ज़ाम्पल दी उम्मे लैला, ये सिर्फ़ हमारे मतलब देसी कल्चर में नहीं है, बल्कि इवन इन द अरब कल्चर ये चीज़ काफ़ी कॉमन है कि ज़्यादातर माँ-बाप एक्सपेक्ट करते हैं बेटा हो तो इंजीनियर बने और बेटी हो तो डॉक्टर बने. वो इस चीज़ को कंप्लीटली ब्लॉक आउट कर देते हैं कि उसके बच्चे का टेम्परामेंट क्या है, इंटरेस्ट क्या है, स्किल्स क्या हैं, क्योंकि अल्लाह ने बेशक हर इंसान को एक यूनिक तरीके से ख़ल्क़ किया है और हर एक की अपनी वैल्यूज़ हैं, स्किल्स हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं. तो मायूस नहीं होना चाहिए. मेरे ख़्याल से हमारे इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि हम लोगों में आगाही पैदा करें मेंटल हेल्थ को लेके, और ये कि हमारी सोसाइटी, जैसे आपने कहा कि एक नॉर्म है कि वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती. और अक्सर ये भी देखा गया है उम्मे लैला, आई एम श्योर आप अपने करियर में यू कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पेशेंट्स जहाँ पे पेरेंट्स को अक्सर ब्लेम भी किया जाता होगा कि अगर उनका बच्चा किसी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार है या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार है, तो अक्सर पेरेंट्स आर टू बी ब्लेम्ड. या मदर्स को कहा जाता है कि उन्होंने प्रेगनेंसी में कोई मेडिकेशंस ऐसी ली होंगी या उनकी हैबिट्स ऐसी रही होंगी. इस टबू को, इस मिसकंसेप्शन को भी अगर आप प्लीज इस प्रोग्राम के तवस्सुल से क्लियर कर दें. I would just like to, you know, add कि मदर ने ऐसी कोई काम नहीं किया, या यू नो शी हैज नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग कि जिसकी वजह से बच्चे में ये प्रॉब्लम आई. दूसरी बात ये, इट्स नॉट अप टू द पेरेंट्स, सम थिंग्स आर यू नो लेफ्ट विद अल्लाह. कुछ चीजें अल्लाह की मर्जी से होती हैं एंड अल्लाह नोज बेटर कि ऐसा क्यों हुआ, या इन्हीं पेरेंट्स के साथ ऐसा क्यों होना था, या इनके इस वाले बच्चे के साथ ही ऐसा क्यों होना था, या फॉर एग्जाम्पल अगर एक ही बेटा है तो उसके साथ ही ऐसा क्यों होना था. You know, these questions cannot be answered by any human. These are, you know, Allah's will, and you have to, you know, accept कि कुछ चीजों में इंसान helpless होता है, because जब भी तो अल्लाह है and अल्लाह इस दुनिया को चला रहा है. We need to accept that. And दूसरी चीज ये कि हाँ, we suggest that the mother keeps a healthy lifestyle, एक healthy diet वो जो है वो रख रही होती है. लेकिन हम जैसा कि बात कर चुके हैं कि ऑटिज्म की सिर्फ जेनेटिक कॉजेज नहीं होती हैं. ऑटिज्म या ADHD या रिलेटेड मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स जो चिल्ड्रन में होते हैं कॉमन, दे आर सर्टेनली रिलेटेड टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स एज वेल. तो एनवायरमेंट के ऊपर मदर का तो कोई कंट्रोल नहीं है, ना फादर का कोई कंट्रोल है एज सच एज. तो जेनेटिक अगर है चीज तब भी पेरेंट्स की गलती नहीं है, अगर एनवायरमेंटली एक चीज हो रही है तब भी पेरेंट्स की गलती नहीं है उसमें. द पेरेंट्स आर ट्राइंग देयर बेस्ट फॉर देयर चाइल्ड, एंड यू नो आई थिंक दैट पेरेंट्स से ज्यादा अपने बच्चे से कोई यू नो सिंसियर नहीं हो सकता, कोई उनसे ज्यादा लविंग नहीं हो सकता, कोई उनसे ज्यादा परेशान नहीं हो सकता उस बच्चे के फ्यूचर को लेके. सो यू नो द पीपल सराउंडिंग दोस पेरेंट्स नीड टू काम डाउन कि ठीक है, अगर एक बच्चा ऐसा हो गया है तो आप को पेरेंट्स को नहीं बताना. पेरेंट्स ऑलरेडी नो दैट देयर चाइल्ड हैज अ प्रॉब्लम. यू डोंट नीड टू पिन पॉइंट दैट इन एवरी गैदरिंग, इन एवरी मीटअप दैट यू हैव विद दोस पेरेंट्स कि क्या हुआ तुम्हारे बच्चे के साथ, अब वो कैसा है, जरा उसको बुलाओ तो हम उसको देखेंगे कि अब वो कैसा है. ही इज नॉट अ शो पीस, ही इज अ होल वर्किंग ह्यूमन.
तो आप और पेरेंट्स को पता है कि क्या क्या अकम्पलिशमेंट्स हैं या प्रोग्रेस कितनी स्लो है या किस तरह से आनी है. सो यू नो द सोसाइटी नीड्स टू चेंज. कि अगर कि खुदा ना करे किसी के साथ ऐसा कोई इशू है तो इसमें उनकी गलती नहीं है. नो पेरेंट वुड एवर वांट टू चूज such a child for themselves. No one would ever want to choose such a problem या such a grief that their child goes through. So I think that society needs to understand that कुछ चीजें are, अगर हम कुछ कर सकते हैं so we can be a helping hand for those parents, we can be a moral support for them. क्योंकि जाहिर है जो बच्चा उस चीज से गुजर रहा है उससे ज्यादा तकलीफ से वो पेरेंट्स गुजर रहे हैं जो उस बच्चे को देख रहे हैं उस तकलीफ में. तो उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है. सो मच सो कि उनके आपस के रिलेशंस भी इसी वजह से खराब हो रहे होते हैं. दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर्स, दे आर नॉट एबल टू टेल समवन दैट दे आर फीलिंग ओवरवेल्म्ड. सारे पेरेंट्स की भी बर्दाश्त की सारे लिमिट क्रॉस हो रही होती है कि अब क्या होगा. देयर इज एन अनसर्टेनिटी, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क अबाउट देयर फ्यूचर, देयर चाइल्ड्स फ्यूचर. तो ये सारी चीजें ऑलरेडी उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट कर रही होती हैं. And with all those comments, it's just add to the burden that they are carrying. सही कहा. Thank you for that. जी, उम्मे लैला, एक और चीज जो मैं आपसे जानना चाह रही थी कि हमने जैसे आज के प्रोग्राम में सिर्फ ADHD और ऑटिस्टिक डिसऑर्डर्स और ऑटिज्म के बारे में बात की, लेकिन और भी बहुत सी मेंटल हेल्थ डिफिकल्टीज हो सकती हैं जो एक वक्त में बच्चे को या उसके घर वालों को लाहक हो. मिसाल के तौर पे इसकी वजह से हो सकता है बच्चे की सेल्फ एस्टीम मुतासिर हो, उसका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस मुतासिर हो, या आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन हो सकता है इन यंग पीपल, इन टीनेजर्स हो सकता है वो सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर भी शुरू कर दें या डिप्रेशन का, एंजाइटी का शिकार हो जाएं. तो ऐसी सिचुएशन में व्हाट काइंड ऑफ हेल्प इज आउट देयर? There's a lot of help out there. Alhamdulillah, now the time is changing now कि अब हम mental health पे बात कर सकते हैं. अब आहिस्ता आहिस्ता it's coming very slowly, but we are on the track जहाँ हम ये बात कर रहे हैं कि नहीं, mental health भी कोई चीज होती है और mental health भी कोई भी अगर कोई human है तो वो mental health की इलनेस से का शिकार हो सकता है. अगर हमारे सर में दर्द होता है so we take a painkiller for that. लेकिन हमें जब मेंटली कोई प्रॉब्लम आ रही होती है so we don't know what to do. But now अल्हम्दुलिल्लाह इतना चीज ये आगे बढ़ चुकी है कि there are therapists out there, there are counselors out there. तो जब आपको ये लग रहा हो कि you are having enough on your plate and you cannot carry any more, whether it's the child or whether it's the parent, they need to seek out, they need to go to a counselor, they need to go to a therapist, and they need to ask that therapist के उसको क्या करना है. क्योंकि the counselors or the therapist, like as in जो भी होते हैं, तो they are trained for this thing, they have studied this thing, they know कि parents किन challenges के साथ जो है वो आ सकते हैं, गुजर सकते हैं किन challenges से. So the only thing that is easier for parents is to go and ask for help, and not ask for help from the random relatives that they have, but ask help from the professionals. क्योंकि professionals know their job, professionals know कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, वो स्ट्रेटजीज बता सकते हैं, वो टेक्निक्स बता सकते हैं कि बच्चे का बिहेवियर अगर मैनेज नहीं हो रहा तो दे कैन टीच सम टेक्निक्स कि आप बिहेवियर मैनेजमेंट इस तरह कर लें. अगर फिर भी बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो रहा है so द चाइल्ड कैन बी गिवन इन केयर ऑफ दोस थेरेपिस्ट कि आप वीकली या मंथली सेशंस उनके साथ जो है वो कंडक्ट करवा लें, एंड योर चाइल्ड कैन बी गिवन अ स्ट्रक्चर. सो अकेले उस बर्डन को संभालना इज वेरी डिफिकल्ट. इट्स इम्पोर्टेंट कि आप जो है वो उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको प्रॉब्लम समझें, रादर देन गिविंग एन एक्सक्यूज कि नहीं ये बच्चा हमने बिगाड़ दिया है, ये बच्चा बिगड़ गया है, ये बात नहीं सुनता, इसकी ये वजह है. क्योंकि पेरेंट्स कभी कभी ऐसा होता है डिनाइल फेज में होते हैं, दैट दे डू नॉट अंडरस्टैंड या दे डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट कि देयर इज अ प्रॉब्लम विद देयर चाइल्ड. तो वही वाली बात है कि जब आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझेंगे तो उसका सोल्यूशन आप नहीं निकाल सकते हैं. वंस यू एडमिट दैट देयर इज अ प्रॉब्लम, then only you will go for the solution, and solution is to seek the professional help. अब अगर बच्चा टीनेज ईयर्स में है
तो उसकी भी इमोशनल रेगुलेशन के लिए, जब वो प्यूबर्टी हिट करता है, वो बड़ा होता है, उसके अंदर इमोशनल चेंजेस आ रहे होते हैं, सो इट्स इम्पोर्टेंट दैट द पेरेंट्स आर प्रिपेयर्ड कि जी अब ये होने वाला है बच्चे के साथ, तो यू नो दे आर इन द प्रिपरेटरी फेज कि हम पहले से इस चीज को इस तरह कर लेते हैं, या अगर कोई चीज उसको ट्रिगर करने वाली है तो उसको रिमूव कर देते हैं. यू नो व्हेन यू आर लुकिंग एट अ पिक्चर फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल, सो यू विल पॉइंट आउट कि जी आप ये गलत कर रहे थे, ऐसा इसको ऐसे मॉडिफाई कर लें, उसको ऐसे कर लें. सो द प्रोफेशनल्स विल हेल्प यू इन दैट मॉडिफिकेशन ऑफ योर रूम, ऑफ योर यू नो साइटल स्पेस, या उसकी अगर वर्क प्लेस पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वर्क प्लेस इवन एडजस्टमेंट्स भी प्रोफेशनल्स कर रहे होते हैं. द मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स इसीलिए बहुत बड़ा टर्म है, बहुत बड़ा अम्ब्रेला है कि यू जी नो वी हेल्प एवरीवन आउट देयर, बी इट अडल्ट, बी इट अ चाइल्ड, be it the mother of those of the child. So we are ready to help everyone. So all they need to do is just give us a knock and we'll take them from there. एज अ सोसाइटी आई थिंक बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। और जैसे आपने कहा कि विद इन फैमिलीज़ हमें एक तो ज़रूरत है एजुकेट करने की ऑन द टॉपिक एंड टू सीक Mhm. प्रोफेशनल हेल्प। और बहुत से पेरेंट्स हैं जो या तो Definitely. डिनायल में होते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम, उसकी वजह से उनकी आपस की भी रिलेशनशिप जो है वो अफेक्ट होती है। इफेक्ट हो रही होती है, एग्जैक्टली. और एंड बच्चे का भी टाइम जो है वो निकल रहा होता है, हुँ, बिकॉज एज अर्ली एज पॉसिबल, जैसे मैंने कहा था कि इंटरवेंशन या जो भी थेरेपी है या जो भी हेल्प है एज सून एज पॉसिबल मिल जाए, क्योंकि जब बच्चा 6 years से पहले तक की जो एज होती है वो काफी रॉ एज होती है, उस वक्त बिहेवियर्स परमानेंट नहीं हुए हुए होते हैं, तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन इजी होती है जी, बच्चों का, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट इतनी ज्यादा नहीं हुई हुई होती. तो बच्चे जो है वो एक्सेप्ट करने में तैयार हो जाते हैं कि अच्छा दिस इज अ बैड बिहेवियर, हम इसको चेंज करके ऐसा कर लेते हैं. बट सही। वंस दे रीच 10 years और 9 years ऑफ एज, वहां जाके फिर प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि बच्चे अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को नोटिस करना स्टार्ट कर देते हैं, उनकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स परमानेंट होने लगती हैं. तो वहां बिहेवियर पे काम करना या इस तरह का उनको चेंज करना, उनकी इंटरेक्शंस को चेंज करना, उनकी माइंडसेट को चेंज करना, फिर वहां थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है या थोड़ा डिफिकल्ट होता है उस स्ट्रॉन्ग उसको या परमानेंट चीज को चेंज करने में. यानी कि जितने जल्दी इस पे गौर करके और कोई एक्शन लिया जाए वो बेहतर है, बजाय इसके कि डिले करते जाएँ। क्योंकि मेरे ख़्याल से बहुत से पेरेंट्स ये एग्जैक्टली, भी सोचते हैं एग्जैक्टली. कि इट्स अ फ़ेज़, ये गुज़र जाएगा, चीज़ें बेहतर हो जाएँगी, या बच्चा शैतानी कर रहा है, हमारी बात नहीं सुनता। और अक्सर डाँट-डपट और मार-पीट का भी सहारा लिया जाता है, जिससे जो मतलब सिम्पटम्स हैं वो और ज़्यादा एग्रवेट हो जाते हैं। और फिर बच्चा भी ट्रॉमा का शिकार हो जाता एग्जैक्टली. है कि व्हेन द चाइल्ड गोज़ थ्रू डेफिनेटली. काइंड ऑफ experiences this kind of response from और the इन parents. बच्चों का ये होता है कि दे आर विजुअल लर्नर्स, जैसे मैंने आपसे कहा था कि जी, दे आर विजुअल लर्नर्स. ये किसी को मारता हुआ देखेंगे तो ये वो हिटिंग को अडेप्ट कर लेंगे, ये भी मारने सही। लगेंगे. ये किसी को डांटता हुआ देखेंगे, ये भी डांटने लगेंगे. ये किसी को शाउट करता हुआ देखेंगे, ये भी शाउट करने लगेंगे. सो आपको इन बच्चों के साथ बहुत ज्यादा अपने आप को भी स्ट्रक्चर देने की नीड है कि आप हुँ, खुद कैसे रहेंगे. सो यू आर सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर योर चिल्ड्रन. अगर आप सही, खुद पूरा पूरा दिन टैबलेट्स या मोबाइल पे गुजारेंगे, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट द चाइल्ड कि वो एक बुक लेके बैठे या वो सही बात टैबलेट है। को छोड़ दे. ही इज लुकिंग एट हिज रोल मॉडल्स. एक बच्चे हुँ, के लिए हर एज में उसके रोल मॉडल्स उसके पेरेंट्स होते हैं. बिल्कुल, तो वो जैसा उनको करता हुआ देखेगा वही वो वैसा करेगा. यूजुअली इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस के जो है वो हम वो काम नहीं कर रहे होते और हम बच्चों को उस काम से रोक रहे होते हैं. तो फिर बच्चों के लिए ये करना बहुत मुश्किल होता है. और देखिए, अगर बैड बिहेवियर्स की बात है तो कोई भी बिहेवियर हो, किसी भी बच्चे का बिहेवियर हो, वेदर ही इज न्यूरोटिपिकल और न्यूरो एटिपिकल, उस बिहेवियर का कोई ना कोई कॉज जरूर होता है. वो बिहेवियर उस बच्चे ने कहीं ना कहीं पहले देखा हुआ होता है, जब भी वो चीज रिपीट कर रहा होता है. कोई अगर वो बैड वर्ड यूज कर रहा है तो डेफिनेटली उसने किसी ना किसी हुँ, वीडियो में, किसी कार्टून में, किसी लोगों की महफिल में वो वर्ड यूज हुआ हुआ सुना होता है, जब भी वो आगे उसको यूज कर रहा होता है. बच्चा खुद से
गलत काम या गलत चीजें कभी भी नहीं सीखता। वो जो जैसा करता हुआ देख रहा होता है वो वैसा ही सीख रहा होता है। इसकी एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं जी। कि ममा या बाबा जैसे जब नमाज वगैरह पढ़ रहे होते हैं तो हमारे पास 2.5 या 3 इयर्स के बच्चे उस तरह की एक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो प्रॉपर बिल्कुल। सजदा और वो तो नहीं करते, बट दे आर ट्राइंग टू एक्ट एज द सेम। जैसे अजान हो रही होती है तो हमारे कॉमन प्रैक्टिस है कि हम इस तरह हाथ करके वी प्रे। तो बच्चे भी जब अजान हो रही होती है तो वो मम्मा को या तो दुपट्टा ला के दे रहे होते हैं, पर खुद भी इस तरह मजे से बैठ जाते हैं। तो वो कहने को बहुत क्यूट बात लगती है, बट इट्स एक्चुअली दैट दे आर लर्निंग फ्रॉम द बिहेवियर दैट दे आर सीइंग या दे आर बिल्कुल। ऑब्जर्विंग। तो राइट। द बेटर द बिहेवियर यू एग्जीक्यूट, द बेटर द बिहेवियर द चाइल्ड विल लर्न। आप जितना अच्छा खुद को पोर्ट्रे करेंगे उतना ही अच्छा आपका बच्चा भी लर्न करेगा। आपका बच्चा आपको जिस तरह दूसरों से इंटरेक्ट करता हुआ देखेगा वो भी बाहर जाके उसी तरह ही इंटरेक्ट करेगा। बिल्कुल। बिल्कुल। लाख आप उसको कुछ भी कह लें या आप हम्म। उसको डांट लें या आप उसको मार लें, क्योंकि डांट या मार इज नॉट द सोल्यूशन। आप ये बिल्कुल। देखेंगे बिहेवियर आया कहाँ से। अगर आप उसकी काउंसलिंग कर देंगे सो इट विल बी मच बेटर। क्योंकि डांट या मार से क्या होता है, बच्चा थोड़ा सा रिबेलियस हो जाता है। अच्छा इससे हम्म। मम्मा जो है वो परेशान हो रही है, लेट मी डू इट 5 more times। या अगर डांट या मार से ही मम्मा की अटेंशन मेरे पास आ रही है, व्हाई नॉट डू द बैड थिंग्स, कि एटलीस्ट मम्मा मुझे टाइम तो देंगी। मम्मा अपने स्केड्यूल में इतनी बिजी होती हैं कि मम्मा मुझे टाइम नहीं देती, मम्मा मोबाइल यूज कर रही होती हैं या सुबह में जॉब पे चली या। जाती हैं। सो व्हेन शी इज होम सो ही मिसबिहेव, ही डू ऑल ऑफ दोस बैड थिंग्स, इतनी शरारतें करेगा ताकि एटलीस्ट डांट ही नहीं है लेकिन इस वक्त अटेंशन तो मामा की मेरे पास है ना। सो यू नीड टू लुक इनटू दैट कि ये बिहेवियर या ये बदतमीजी या ये बैड हैबिट बच्चे की क्यों आ रही है। आपका ऐसा कौन सा रवैया है जो उस चीज को एम्पलीफाई कर रहा है। सो पेरेंट्स के लिए इट्स अ लॉट ऑफ होमवर्क, इट्स अ हम्म। लॉट ऑफ या। task। दैट इज व्हाई it is said that parvarish is not an easy job, and that's why parents are rewarded so highly from Allah Taala कि you are framing an entire generation to come. बिल्कुल। That बिल्कुल। child will run a family sooner or later, और उसकी family and then उसकी family, so you're training an entire generation, so you have a huge responsibility on your shoulders. इसीलिए मेरे ख्याल से हमारे मज़हब में दीन में इस चीज़ के ऊपर बहुत स्ट्रेस किया गया है कि औलाद की जो तरबियत है, तरबियत औलाद जो है वो शिकम मादर से नहीं बल्कि स्पाउस सिलेक्शन के वक़्त से ही शुरू हो जाती है Exactly. क्योंकि आपकी तमाम आदतें, आपका इख़लाक़, आपका किरदार, आपके लाइक्स, डिसलाइक्स ये तमाम चीज़ें आपके बच्चे में मुंतक़िल होती हैं। और जैसे कि आपने बहुत अच्छी Definitely. एग्ज़ाम्पल दी उम्मे लैला कि अगर आप अपने बच्चे में कोई अच्छी क्वालिटी देखना चाहते हैं, कोई अच्छी ट्रेट्स देखना चाहते हैं, हैबिट्स, तो सबसे पहले आपको खुद उन चीज़ों को प्रैक्टिस करना होगा। इसी तरह वो बुरी आदतें Definitely. जो आप अपने बच्चों में नहीं देखना चाहते, आपको खुद उन चीज़ों से उनको अवॉइड करना होगा। और आपने बहुत अच्छी एक और एग्ज़ाम्पल दी गैजेट्स की, कि ये एक एडिक्शन बनता जा रहा है और हम देखते हैं कि लोगों में इंटरैक्शन दिन से कम कम से कम होता जा रहा है। इवन विदिन द फैमिली यूनिट, the child is glued to his mobile and the father is glued to his mobile. Everyone. कोई इंटरैक्शन नहीं हो रहा, आउटडोर एक्टिविटीज नहीं हो रही। मतलब हमारा बचपन तो यकीन करें बाहर ही गुजरा था ज्यादातर, खेलने कूदने में। Definitely. लेकिन वो चीज इस जनरेशन में नजर नहीं आती। So when it comes to children with ADHD and autism, is it a good idea to spend quality time outdoors or would you suggest कि ज्यादा से ज्यादा टाइम घर में ही गुजारा जाए? नहीं, outdoors is a good idea for every child, whether if he is with a condition or if he is not with a condition। जी। आप बाहर डेफिनेटली लेके जाएं, लेकिन उसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड रखें। स्ट्रक्चर्ड एज इन कि आप धैर्य उसको सेफ एनवायरनमेंट में लेके जाएं। आप किसी पार्क में ले जाएं, इट शुड हैव बाउंड्रीज, या वो कोई ऐसी सेफ प्लेस हो जहाँ पे आप, अगर फॉर एग्जाम्पल वो चाइल्ड भाग रहा है, सो यू कैन गो विद हिम, या देयर मस्ट बी सम और द अदर केयर टेकर टू ज्वाइन यू विद दैट, या आप उसके ओल्डर सिबलिंग्स को लेके चले जाएं। क्योंकि देखें वो जितना ज्यादा सोसाइटी में इन्वॉल्व होगा, जितना ज्यादा वो जाएगा सोसाइटी में, सोसाइटी में मॉल्स भी आ गए, सोसाइटी में पार्क्स भी आ गए, सोसाइटी में फैमिली फंक्शंस भी आ गए, बिल्कुल। वेडिंग्स भी आ गई। दिस इज द सोसाइटी। सो सोसाइटी में वो जितना जाएगा, वो लोगों को इंटरेक्ट करते हुए देखेगा तो वो बिहेवियर्स अडेप्ट करेगा। वो बच्चों को खेलता हुआ देखेगा तो वो खेलना सीखेगा। वो बच्चों को आपस में बात करता हुआ देखेगा, जैसे स्लाइड पे जा रहे हैं बच्चे, एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ भी इस तरह का कोई इवेंट हो रहा है, तो वो उस चीज को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेगा, एंड ही विल ट्राई टू टेक
part in that as well. And सही, secondly, जैसा कि मैंने कहा कि इन बच्चों का एनर्जी लेवल इतना ज्यादा होता है कि इनको घर की उस स्मॉल स्पेस में कन्फाइन करना थोड़ा इम्पॉसिबल है. So you सही, know it's important कि एटलीस्ट 10 days या 15 days में आप एक ऐसा आउटलेट जरूर रखें जहां वो फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, ताकि वो अपने आप को टायर आउट कर सके. आप खुद देखेंगे कि जब उसका फिजिकली वर्कआउट अच्छा होगा तो वो घर में बहुत ज्यादा मैनेजेबल होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाएगा, बहुत ज्यादा काम डाउन हो जाएगा. एंड ही विल लुक फॉरवर्ड फॉर दैट वीकेंड एज वेल, कि यानी आप उसको के स्पोर्ट्स, साथ उसको उसके साथ आप इस तरह बात कर सकते हैं कि ओके स्पोर्ट्स हो गया या सिंपली रनिंग भी हो गई. अगर इफ द पेरेंट डू नॉट नो कि कौन सा स्पोर्ट खिलाऊंगे, इसको तो बॉल पकड़नी नहीं आती, इसको तो थ्रो करनी नहीं आती, टेल हिम कि ओके गो टेक द बॉल टू बाबा. सो कोई भी एक सही, ऐसा प्ले जिसमें उसकी फिजिकल एक्टिविटी हो, दैट इज सजेस्टेड फॉर द चाइल्ड. सही, सही. Thank you so much for all your valuable insight into ADHD and autism. और मुझे यकीन है कि आज हमारे नाज़रीन को बहुत सारी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन हासिल हुई होगी. अगर आप हमारे माहिर नफ्सियात से कोई सवाल पूछना चाहते हैं या कोई फीडबैक देना चाहते हैं या किसी टॉपिक को चाहते हैं कि हम कवर करें, तो प्लीज़ आप हमारे हिदायत टीवी के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स कर सकते हैं. इंशाल्लाह अगले सैटरडे हम फिर एक नए गेस्ट के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे. उम्मे लैला अब्बास, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमें जॉइन किया ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान, और जज़ाकुमुल्लाह खैरन फॉर योर थैंक टाइम. यू सो मच बारिसा फॉर हैविंग मी. इट वाज़ एन एब्सोल्यूट जजाकल्लाह. प्लेज़र. थैंक यू फॉर हैविंग मी. थैंक यू सो मच. आपको रमज़ान करीम थैंक यू. बहुत मुबारक हो, और हमारी दुआओं में खैर इंशाल्लाह आप मुबारक. ज़रूर रहेंगे, और आप भी हमारे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा. इंशाल्लाह जरूर जरूर बिल्कुल याद रखेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.